बल्कि भरणी नक्षत्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है भरणी नक्षत्र, और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो ज्योतिष की कोई पुरानी किताब या लेख नहीं है, बल्कि ये भविष्य से आया एक छोटा सा टुकड़ा है, कह सकते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को दिया गया एक निर्देश। हाँ, जिसमें भरणी नक्षत्र पर एक वीडियो बनाने को कहा गया है। बिल्कुल। और यही बात इसे इतना दिलचस्प बना देती है। हम किसी बनी बनाई चीज का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। सही है। बल्कि हम उस सोच को, उस इरादे को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी विषय को समझाने के लिए सबसे जरूरी मानी गई। मतलब ये प्राचीन ज्ञान को एक बहुत ही आधुनिक नजरिए से देखने का मौका है। बिल्कुल। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि नक्षत्र आखिर हैं क्या। वैदिक ज्योतिष में ये 27 चंद्र भवन है। हाँ, मतलब चांद के रास्ते में पड़ने वाले तारों का समूह। अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, एक कहानी होती है। तो चलिए इस एआई निर्देश की परतों को खोलते हैं। हाँ, और देखते हैं कि ये हमें भरणी नक्षत्र के रहस्य के बारे में क्या बताता है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इस निर्देश को समझना नहीं है। अच्छा। बल्कि इसके जरिए भरणी की उस गहरी ऊर्जा को महसूस करना है जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये निर्देश बहुत छोटा है, पर इसमें छिपे इशारे वो बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देश की पहली ही लाइन कहती है, एक ज्ञानवर्धक और भव्य ज्योतिष एआई वीडियो बनाओ। ज्ञानवर्धक और भव्य। अब ये दो शब्द ज्ञानवर्धक यानी इन्फॉर्मेटिव और भव्य यानी ग्रैंड, मुझे ये थोड़े अलग अलग लगते हैं। एक का मतलब है तथ्य, जानकारी, और दूसरे का मतलब है एहसास, विस्मय। हाँ, तो क्या इन दोनों को एक साथ रखने से ज्योतिष के गंभीर पक्ष को कमजोर करने का मतलब एक खतरा नहीं है? कहीं ये सिर्फ मनोरंजन बनकर तो नहीं रह जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और आमतौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन भरणी नक्षत्र के मामले में ना ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे? इन्हें अलग करना मुमकिन ही नहीं है। देखिए, ज्ञानवर्धक का मतलब है कि दर्शक को तथ्य चाहिए। भरणी नक्षत्र क्या है, किस राशि में है, इसके गुण क्या है, ये सब ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन अगर हम सिर्फ तथ्यों पे टिके रहे तो हम भरणी के असली सार को कभी नहीं समझ पाएंगे। असली सार, इससे आपका क्या मतलब है? भरणी नक्षत्र पर यम का शासन है, जो मृत्यु, धर्म और परिवर्तन के देवता हैं। यह नक्षत्र जन्म और मृत्यु के चक्र, बड़े बदलावों और चरम सीमाओं की ऊर्जा रखता है। अब आप ही सोचिए, क्या आप मृत्यु और परिवर्तन जैसी चीजों को सिर्फ आंकड़ों और परिभाषाओं से समझा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही गहरा और भावनात्मक विषय है। ठीक यहीं पर भव्य शब्द काम आता है। यह निर्देश कह रहा है कि दर्शक को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, उसे एक अनुभव चाहिए, एक एक्सपीरियंस। हाँ, वो उस ब्रह्मांडीय नाटक को महसूस करना चाहता है जिसका भरणी एक हिस्सा है। ज्योतिष सिर्फ आंकड़ों का विज्ञान नहीं है, ये ब्रह्मांड में इंसान के स्थान को समझने का एक आध्यात्मिक प्रयास भी है। तो भव्य शब्द यहाँ सिर्फ एक विशेषण नहीं है? नहीं, ये विषय के मूल तत्वों को पकड़ने का एक निर्देश है। आपको इसकी तीव्र ऊर्जा को समझाना भी है और उसके ब्रह्मांडीय महत्व का एहसास भी कराना है। वाह, तो ये ऐसा है कि जैसे किसी ज्वालामुखी के बारे में बताते हुए आप सिर्फ ये ना बताएं कि उसका लावा कितना गर्म है, बल्कि उस ज्वालामुखी के फटने की ताकत और उससे जमीन पर आने वाले बदलाव का एहसास भी कराएं। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। और इसी को आगे बढ़ाएं तो ये निर्देश कह रहा है कि सिर्फ नक्शा मत दिखाओ, पहाड़ पर चढ़ने का रोमांच भी महसूस कराओ। अगर वीडियो सिर्फ ज्ञानवर्धक होता तो वो एक क्लासरूम लेक्चर जैसा होता, उपयोगी पर शायद बेजान। और अगर वो सिर्फ भव्य होता तो स्पेशल इफेक्ट्स का एक सुंदर प्रदर्शन होता जिसमें कोई गहराई नहीं होती। यहाँ दोनों का संतुलन वो भरणी की प्रकृति को समझने के लिए अनिवार्य है। ये बैलेंस बनाना तो सच में बहुत मुश्किल काम होगा। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां ये निर्देश और भी साफ हो जाता है कि इस भव्य अनुभव को कैसे बनाया जाए। हाँ, वीडियो की शुरुआत के लिए दिए गए दृश्य निर्देश वो बहुत ही खास हैं। हाँ, यहीं पर हम देखते हैं कि उस सोच को असल में कैसे उतारा जाना है। वीडियो की शुरुआत अंतरिक्ष से होती हो, चमकते सितारे, ज़ोडियाक चक्र और मेष राशि का प्रतीक दिखाई दे। ये तो किसी बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म की शुरुआत जैसा लग रहा है। और ये जानबूझकर किया गया है। ये शुरुआती दृश्य तुरंत एक मंच तैयार करता है। ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से उठाकर सीधे ब्रह्मांड के कैनवास पर ले जाता है। चलिए इन हिस्सों को एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले अंतरिक्ष और चमकते सितारे। हम्म ये तो काफी सीधा साधा लगता है। अंतरिक्ष की कोई भी फिल्म यहीं से शुरू होती है। इसमें क्या खास है? सतह पर शायद कुछ नहीं, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक असर है। अंतरिक्ष का अंधेरा हमें ब्रह्मांड की विशालता का और हमारे छोटेपन का एहसास कराता है। अच्छा। और उसमें टिमटिमाते सितारे वो उम्मीद और रहस्य का भाव पैदा करते हैं। ये दर्शकों को विनम्र बनाता है और उन्हें ये बताता है कि हम जिन चीज़ों की बात करने जा रहे हैं वे हमसे बहुत बड़ी और बहुत पुरानी हैं। तो ये भरनी के भव्य पहलू के लिए एकदम सही माहौल तैयार करता है। बिल्कुल सही है। ये विषय को एक वजन देता है। इसके बाद आता है ज़ोडियाक चक्र। ये सिर्फ सितारों से ज्यादा व्यवस्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ज़ोडियाक चक्र दिखाकर ये निर्देश कह रहा है कि भरनी नक्षत्र कोई अकेली या अलग-थलग चीज नहीं है। ये एक सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, एक व्यवस्थित प्राचीन प्रणाली का हिस्सा है। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय नक्शा है और हम दर्शक को बता रहे हैं कि हम इस नक्शे के एक खास हिस्से की खोज करने जा रहे हैं। ये अराजकता में व्यवस्था लाता है और ज्योतिष के ज्ञानवर्धक पहलू को सामने रखता है। सही कहा। ये एक संरचना का एहसास देता है। ये सिर्फ सितारों का एक बेतरतीब झुंड नहीं, बल्कि एक पहिया है, एक चक्र है जिसका एक पैटर्न है। और फिर हम और करीब आते हैं। हाँ, और अब आता है सबसे सटीक हिस्सा। और मेष राशि का प्रतीक दिखाई दे। बिल्कुल। यहीं पर हम जूम इन करते हैं। ये भरणी नक्षत्र का ज्योतिषीय पता है, लेकिन ये मेष राशि से जुड़ाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर दो तरह की शक्तिशाली ऊर्जाएं मिलती हैं। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, हाँ, वो आग, पहल, नेतृत्व और लड़ने की ऊर्जा से भरी है। ये नई शुरुआत करने की राशि है। और इसी राशि के अंदर भरणी नक्षत्र मौजूद है। हाँ, जिसकी ऊर्जा यम यानी अंत और परिवर्तन से जुड़ी है। एक मिनट, ये तो विरोधाभासी ही लगता है। नई शुरुआत की राशि में अंत का नक्षत्र। यही तो भरणी का रहस्य और उसकी ताकत है। अच्छा। सोचिए, किसी भी नई चीज को बनाने के लिए पुरानी चीज को खत्म होना पड़ता है। एक बीज को पेड़ बनने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है। हाँ, सही है। भरणी हमें सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन और नई शुरुआत हमेशा एक तरह की मृत्यु के बाद ही होती है, चाहे वो किसी पुरानी आदत की मृत्यु हो, किसी रिश्ते का अंत हो या कोई बड़ा जीवन परिवर्तन। और मेष राशि का जोश और मंगल की आग उस परिवर्तन को लाने के लिए जरूरी ऊर्जा देती है। इसलिए मेष का प्रतीक दिखाना सिर्फ एक पता बताना नहीं है, ये भरणी की कार्यशैली को समझाना है। ये तो कमाल है। मतलब वो दृश्य सिर्फ एक लोकेशन नहीं बता रहा, बल्कि उस नक्षत्र के पूरे चरित्र की नींव रख रहा है। बिल्कुल। तो ये पूरी यात्रा ब्रह्मांड से राशि तक दर्शकों को धीरे धीरे विषय के केंद्र में लाती है, बिना उन्हें जानकारी के बोझ तले दबाए। हाँ, और जब तक हम भरणी की डिग्री और बाकी तकनीकी बातों पर पहुंचते हैं, दर्शक पहले से ही उसके ब्रह्मांडीय संदर्भ और उसकी ऊर्जा के मूल स्वभाव को महसूस कर चुका होता है। ये सब सिखाना नहीं है, ये दीक्षा देना है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, ये निर्देश सिर्फ ये नहीं बता रहा कि वीडियो कैसा दिखे, बल्कि ये हमें भरणी नक्षत्र की आत्मा में झांकने का मौका दे रहा है। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। भरणी का प्रतीक योनि यानी गर्भ को माना जाता है। ये यम और मृत्यु के देवता के साथ कैसे मेल खाता है? यही भरणी का सबसे गहरा और सुंदर विरोधाभास है। योनि जीवन का प्रवेश द्वार है और यम मृत्यु का। अच्छा। भरणी इन दोनों द्वारों को एक साथ थामे हुए है। यह हमें याद दिलाता है कि जहां अंत है वहीं नई शुरुआत की संभावना भी छिपी है। ये गर्भ की तरह है। हाँ, एक खाली जगह जहां कुछ नया पैदा होने की क्षमता है। यह उस दबाव और पीड़ा का भी प्रतीक है जो जन्म से पहले होती है। भरणी की ऊर्जा तीव्र हो सकती है, संघर्षपूर्ण हो सकती है, लेकिन ये हमेशा उत्पादक होती है। यह उस रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है जो किसी बड़े अंत या संयम के बाद बाहर आती है। तो ये विनाश के बाद का सृजन है, जैसे राख से उठने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह। इससे बेहतर उपमा नहीं हो सकती। मुझे याद है जब मैं ज्योतिष सीख रही थी तो किताबों में बस ये पढ़ा था कि भरणी का शासक यम है और ये एक कठोर या तीव्र नक्षत्र है। ये सुनने में बहुत नकारात्मक लगता था। हाँ, सच कहूं तो मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाई थी। तो फिर आपको ये कैसे समझ आया? काफी समय बाद जब मैंने इसके प्रतीक यानी योनि और इसके मेष राशि के साथ संबंध को एक साथ रखकर देखा, तब मुझे इसकी पूरी तस्वीर समझ आई। अच्छा। मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ अंत के बारे में नहीं है,
बल्कि ये उस खालीपन को धारण करने की शक्ति के बारे में है जो किसी अंत के बाद आता है, ताकि कुछ नया और ज्यादा प्रामाणिक जन्म ले सके। और ये एआई? ये एआई निर्देश भव्य शब्द की मांग करके हमें सीधे उसी गहरी भावना तक ले जाने की कोशिश कर रहा है जो मुझे समझने में सालों लग गए। ये तथ्यों से परे जाकर सीधे अनुभव पर चोट कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि भरणी नक्षत्र पर वीडियो बनाने का एक सरल सा अनुरोध, वो हमें ये बताता है कि इस विषय को ज्ञान और भव्यता के संतुलन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। हाँ, ये दिमाग को सूचित करने और आत्मा को प्रेरित करने के बीच का एक नृत्य है। सही कहा। हमने ये भी समझा कि कैसे अंतरिक्ष से मेष राशि तक की दृश्य यात्रा भरणी को उसके सही ब्रह्मांडीय संदर्भ में स्थापित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, हमने भरणी की ऊर्जा के विरोधाभास को समझा, कैसे यम मतलब मृत्यु और योनि मतलब जन्म की ऊर्जाएं एक साथ काम करती हैं। और कैसे मेष राशि की आग उस परिवर्तन को गति देती है। सही है। अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये स्रोत एक एआई को कुछ बनाने का निर्देश है। हम अक्सर इस बात से डरते हैं कि तकनीक हमारी मानवता या हाँ, ये डर तो है। लेकिन ये निर्देश एक अलग कहानी कहता है। किस तरह की कहानी? ये निर्देश एक आईने की तरह है। यह हमें ये नहीं बता रहा कि एआई क्या सोचता है, बल्कि ये दिखा रहा है कि हम इंसान इस प्राचीन ज्ञान के बारे में क्या महसूस करते हैं और इसे कैसे समझना चाहते हैं। एआई ने खुद से भव्यता की मांग नहीं की, उसे ये बताया गया है कि हमें इंसानों को तथ्यों के साथ साथ उस भव्यता और विस्मय की भी जरूरत है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई ज्योतिष को कैसे बदलेगा। नहीं, असली सवाल ये है कि जैसे जैसे हम इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करेंगे, क्या हम इनसे गहराई, अर्थ और भव्यता की मांग करते रहेंगे या फिर हम सिर्फ सतही जानकारी से संतुष्ट हो जाएंगे। ये निर्देश सिर्फ भरणी नक्षत्र के बारे में नहीं है। नहीं, ये प्राचीन ज्ञान के साथ हमारे भविष्य के रिश्ते की एक झलक है।